हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़राफ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़हैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। ये चैप्टर 12th का चैप्टर है। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि NCERT क्लास 12th यूनिट नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 है। और ये है लेक्चर नंबर 8। 7 लेक्चर आ चुके हैं अभी तक। ये है लेक्चर नंबर 8 है ये, और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है फ्रॉम दिस चैप्टर। ये लेक्चर नंबर 8 लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दें। और डायरेक्टली अगर इसी लेक्चर को देखें डायरेक्टली, तो पहले के लेक्चर को देखें फिर यहाँ पर आए, तो बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। अगर आप मेरे साथ लगातार बरकरार हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूँ। टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे विजिट करें। ये टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने आपको मिलेगा, तो आपको बहुत से फ़ायदा होगा। तो ये लिंक देखने मिल रहा है आपको, टेलीग्राम लिंक ये है, और टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। अगर आपको कोई पढ़ने में प्रॉब्लम है या कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है ऑलरेडी, तो व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट करें। अगर आपको नोट्स चाहिए या NCERT की बुक चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो वो भी अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं आपको व्हाट्सएप पे PDF फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा है, लास्ट लेक्चर का जो टॉपिक है वो है आज सीड और एपोमिक्सिस। सीड और एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रायोनी, 3 चीज़ मैं पढ़ाऊँगा आज, उसके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सीड, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रायोनी। तो तीनों को शुरू करने से पहले मैं एक पिछला लेक्चर का एक पॉइंट मैं आपको थोड़ा दोहराना चाहूँगा। देखिए, कोटिलिडॉन के बारे में बताऊंगा। कोटिलिडॉन, डाइकोटिलिडॉन और मोनोकोटिलिडॉन में। तो पिछले लेक्चर में थोड़ा कुछ कन्फ्यूज़न रह गया था, मैं उससे थोड़ा क्लियर कर दूं। देखिए, डाइकोटिलिडॉन सीड क्या होता है, मोनोकोटिलिडॉन सीड क्या होता है। कोटिलिडॉन क्या है? कोटिलिडॉन रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है, जो कि बीज के अंदर, सीड के अंदर होता है। किसी सीड के अंदर 2 कोटिलिडॉन होते हैं, किसी सीड के अंदर 1 ही कोटिलिडॉन होते हैं। जिस सीड के अंदर 2 कोटिलिडॉन होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग डाइकोटिलिडोनस सीड, और जिस सीड के अंदर 1 कोटिलिडॉन होता है, सिंगल कोटिलिडॉन होते हैं, उनको बोलते हैं मोनोकोटिलिडोनस सीड, ठीक है। तो देखिए, पहले होता है कि एम्ब्रायोनल एक्सिस। ये है एम्ब्रायोनल एक्सिस। एम्ब्रायोनल एक्सिस के लेफ्ट साइड में होता है कोटिलिडॉन। डाइकोटिलिडॉन सीड की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो एम्ब्रायोनल एक्सिस है ये। एम्ब्रायोनल एक्सिस के लेफ्ट साइड में ये कोटिलिडॉन हो गया, और एक राइट साइड में कोटिलिडॉन है, ठीक, दोनों साइड में कोटिलिडॉन है, ठीक। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्या है, एम्ब्रायोनल एक्सिस, और ये कोटिलिडॉन और ये दूसरा वाला कोटिलिडॉन, ठीक। ये है कोटिलिडॉन वाला हिस्सा, ठीक। एम्ब्रायोनल एक्सिस का ये वाला हिस्सा जो है, कोटिलिडॉन के ऊपर जो एम्ब्रायोनल एक्सिस का जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम लोग एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपिकोटाइल, ठीक। कोटिलिडॉन के नीचे वाला जो हिस्सा है, कोटिलिडॉन के नीचे वाला जो हिस्सा है एम्ब्रायोनल एक्सिस का, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोकोटाइल। ठीक। तो कंफ्यूज मत होना, ये कोटिलिडॉन और बीच में है एम्ब्रायोनल एक्सिस। कोटिलिडॉन के ऊपर जो एम्ब्रायोनल एक्सिस का हिस्सा है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। कोटिलिडॉन के नीचे जो एम्ब्रायोनल एक्सिस का हिस्सा है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक। ये बात हो गई डाइकोटिलिडोनस सीड की, ठीक। अब आते हैं हम लोग मोनोकोटिलिडोनस सीड में, ठीक है। मोनोकोटिलिडोनस सीड में क्या होगा कि वही एक एम्ब्रायोनल एक्सिस होगा।
एम्ब्रायोनियल एक्सिस के लेफ्ट साइड में, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में एक कोटिलेडॉन देखने मिलेगा बस, राइट साइड में कोई कोटिलेडॉन नहीं होगा, ठीक है। तो मोनोकोटिलेडोनस सीड में क्या होगा, सिर्फ एक ही कोटिलेडॉन होगा जो कि लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक। और देखिए, तो इस सिंगल कोटिलेडॉन को बोलते हैं हम लोग स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। सब पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं आपको, क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम, ठीक। अब देखिए, अब कोटिलेडॉन के ऊपर वाला जो हिस्सा है एम्ब्रायोनियल एक्सिस का, क्या हो गया, एपिकोटाइल। और कोटिलेडॉन के नीचे वाला जो हिस्सा है एम्ब्रायोनियल एक्सिस का, उसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल, ठीक, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझिए मेरी बात को, ऊपर वाला एपिकोटाइल हिस्सा, नीचे वाला हाइपोकोटाइल हिस्सा। देखिए, एपिकोटाइल वाले हिस्से में प्लीम्यूल जैसा एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, यहाँ पे प्लीम्यूल नाम का एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, प्ल्यूम्यूल, ये स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, इसका नाम है प्ल्यूम्यूल। और ये प्ल्यूम्यूल जो है क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है शूट में, स्टेम वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऊपर क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, प्ल्यूम्यूल, ठीक, प्ल्यूम्यूल है। अब देखिए, प्ल्यूम्यूल जो होता है एक शीट से कवर होता है। प्ल्यूम्यूल क्या होता है, एक शीट से कवर होता है। तो जो प्ल्यूम्यूल क्या होता है, शीट से कवर होता है, उस शीट को हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल, ठीक है। और नीचे जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर कोटिलेडॉन के नीचे, मतलब हाइपोकोटाइल वाले हिस्से में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। रेडिकल जो हिस्सा है वो कवर होता है कोलियोरिजा नाम के स्ट्रक्चर से, ठीक है। ठीक है, तो हाइपोकोटाइल वाले में रेडिकल नाम का स्ट्रक्चर दिखेगा और जो कि कवर होता है कोलियोरिजा से, ठीक। उसी तरह एपिकोटाइल वाला रीजन में जो स्ट्रक्चर देखने मिलेगा उसको बोलेंगे प्ल्यूम्यूल। ये वाला प्ल्यूम्यूल है, और प्ल्यूम्यूल जो है वो कवर होता है कोलियोटाइल नाम के शीट से, ठीक। तो यही चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, लेकिन थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया था, शायद वहाँ पर मैंने कोलियोटाइल की जगह पे कोलियोरिजा बोल दिया था और कोलियोरिजा की जगह पे मैंने कोलियोप्टाइल बोल दिया था। खैर, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सुधार दे रहा हूँ अपने मिस्टेक को। कोलियोप्टाइल एपिकोटाइल वाले रीजन में, ठीक, कोलियोप्टाइल एपिकोटाइल वाले रीजन में, और कोलियोरिजा हाइपोकोटाइल वाले रीजन में, ठीक। कोलियोरिजा हाइपोकोटाइल रीजन में, कोलियोप्टाइल एपिकोटाइल रीजन में, ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। तो एपिकोटाइल वाले रीजन में देखने मिलता है हम लोग को प्ल्यूम्यूल। क्या देखने मिलता है, प्ल्यूम्यूल देखने मिलता है। प्ल्यूम्यूल नाम का स्ट्रक्चर जो कि शूट एपेक्स में कवर हो जाता है। तो प्ल्यूम्यूल जो है, प्ल्यूम्यूल नाम का स्ट्रक्चर जो है उसके चारों तरफ कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। नीचे होता है रेडिकल नाम का स्ट्रक्चर। रेडिकल जो होता है जिस शीट से कवर होता है उसको बोलते हैं कोलियोरिजा, ठीक है दोस्तों, आ रहा समझ में। तो ये मैं आपको फिर से रिपीट कर दिया मैंने, ताकि कोई क्लियर कन्फ्यूज़न ना रहे। अब बढ़ते हैं आगे की लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 8 को आप शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ शुरू होता है हमारा लेक्चर नंबर 8, ठीक है, शुरू करते हैं। सीड इन एंजियोस्पर्म, द सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. It is often described as fertilized ovule. Seeds are found inside the fruit. देखिए, एंजियोस्पर्म प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेन फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सीड. सीड कब प्रोड्यूस होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद. जो मेन फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सीड, ठीक है. इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. सीड को हम या ये भी कह सकते हैं, सीड को हम लोग कह सकते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. सीड क्या है,
ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो जाता है तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, इसलिए सीड को हम लोग बोल सकते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, और सीड कहाँ बनता है? सीड जो है फ्रूट के अंदर बनता है, फल के अंदर होता है। ए सीड टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटिलेडोन एंड A seed typically consists of seed coat, cotyledon and an embryonal axis। देखिए, एक सीड में, बीज में क्या क्या होता है? कोटिलेडोन होता है जो मैंने आपको बताया, एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है जो कि मैंने आपको बताया अभी, कोटिलेडोन, एम्ब्रायोनल एक्सिस, और एक होता है सीड कोट, मतलब सीड के ऊपर की कवरिंग, जिसकी वजह से सीड जो बहुत हार्ड होता है। सीड हार्ड क्यों होता है? क्योंकि सीड के ऊपर सीड कोट की कवरिंग होती है। तो सीड में 3 चीजें होती हैं, सीड कोट, कोटिलेडोन और एक एम्ब्रायोनल एक्सिस। ठीक है, द कोटिलेडोन ऑफ द एम्ब्रायो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स जनरली थिक एंड सोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व एज इन लेग्यूम। देखिए, कोटिलेडोन जो है वो क्या है? कोटिलेडोन जो है एक मोटा और फूला हुआ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फूड रिजर्व है, मतलब फूड स्टोर करके रखा हुआ है कोटिलेडोन। कोटिलेडोन एक थैली के समान है, एक बैग है जिस बैग के अंदर फूड को रिजर्व करके जमा करके रखा गया है। एग्जाम्पल जैसे कि लेग्यूम्स। मैच्योर सीड्स मे बी नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस सीड हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल पी एंड ग्राउंडनट। देखिए, सीड 2 तरह के होते हैं। ठीक है, सीड क्या होता है? 2 तरह का सीड होता है, एक होता है नॉन एल्बुमिनस सीड और एक होता है एल्बुमिनस सीड। ठीक है, नॉन एल्बुमिनस सीड को हम लोग एक्स एल्बुमिनस सीड भी बोल सकते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड को एक्स एल्बुमिनस सीड भी बोल सकते हैं। तो 2 तरह का सीड होता है, नॉन एल्बुमिनस सीड और एक होता है एल्बुमिनस सीड। तो नॉन एल्बुमिनस सीड में क्या होता है? देखिए, नॉन एल्बुमिनस सीड में क्या होता है कि नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, मतलब कि देखिए, सीड जिस सीड के अंदर कोई भी इंडोस्पर्म का रेमनेंट, बचा हुआ इंडोस्पर्म जिस सीड के अंदर देखने नहीं मिलता, जिस सीड के अंदर, जिस बीज के अंदर इंडोस्पर्म बचा हुआ देखने नहीं मिलता, इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है, उस सीड को बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। ठीक है, नॉन एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल पी और ग्राउंडनट। ठीक है, पी और ग्राउंडनट। तो ये सब आपको मैं पढ़ा चुका, इंडोस्पर्म का कंज्यूम होना और कंज्यूम नहीं होना सब पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। आपको आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। देखिए इस फिगर को, देखिए ये बन गया सीड कोट, जिसके अंदर कोटिलेडोन देख रहे हैं, दोनों 2 मिल रहे हैं, 1 और 2 कोटिलेडोन दोनों, और ये सीड कोट। ठीक, देख रहे हैं इस फिगर को? देखिए, ये एनसीईआरटी फिगर है पूरी। देखिए, सीड कोट ऊपर में, अंदर देखने मिल रहा है कोटिलेडोन, रूट टिप है, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और नीचे देखिए यहाँ पे एंडोस्पर्म है। तो ये एनसीईआरटी फिगर्स को ध्यान से समझ लीजिएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए, एल्बुमिनस सीड क्या होता है? एल्बुमिनस सीड रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। एल्बुमिनस सीड वैसा सीड है जिसमें एंडोस्पर्म जो है बचा रह जाता है, वैसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाता है, उस सीड को बोलते हैं हम लोग एल्बुमिनस सीड। और जिस सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ है, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है, उस सीड को बोलेंगे नॉन एल्बुमिनस सीड। ठीक है, तो एम्ब्रायो का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, अगर एम्ब्रायो अपने डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया, एंडोस्पर्म जरा सा भी नहीं बचा, तो उस सीड को बोलेंगे हम लोग नॉन एल्बुमिनस सीड। अगर एंडोस्पर्म बच गया तो बोलेंगे एल्बुमिनस सीड। तो एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल है व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। एनसीईआरटी के एग्जांपल याद रखिएगा। ऑकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर
and beat remnant of nucellus are also persistent. This residual persistent nucellus is the पेरिस्पर्म। देखिए कुछ सीड ऐसे होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर हुआ और बीट, उसमें क्या होता है न्यूसेलस का भी कुछ हिस्सा बचा हुआ देखने मिलता है। देखिए इस फिगर को, देखिए ये एम्ब्रायो सैक है, एम्ब्रायो सैक के जो आसपास की जो सेल है ये वाली, ये होता है न्यूसेलस। तो कुछ सीड में न्यूसेलस भी बचा हुआ देखने मिलता है जैसे कि ब्लैक पेपर में और बीट में। तो न्यूसेलस जिस सीड में बचा रहता है, ठीक है, तो उस बचे हुए न्यूसेलस को बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, तो बचे हुए न्यूसेलस को क्या बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। The micropyle remain as a small pore in the seed coat. This facilitates entry of the oxygen and water into the seed during the germination. देखिए ये ओव्यूल है फर्टिलाइजेशन से पहले, या वो समझिए कि बीज है जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ अभी। तो बीज जब फर्टिलाइज नहीं हुआ होता है, सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है, तो सीड ओव्यूल के फॉर्म में रहता है। ये है ओव्यूल। ठीक, तो अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले हम लोग को देखिए क्या क्या देखने मिल रहा है, इंटेग्यूमेंट है, आउटर इंटेग्यूमेंट है, इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक, और ये है माइक्रोपाइल है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सीड में कन्वर्जन होगा, ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट होगा, तो हम लोग को ये जो इंटेग्यूमेंट है ये कन्वर्ट हो जाता है इंटेग्यूमेंट सीड कोट में। इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाता है सीड कोट में। ठीक है, और लेकिन माइक्रोपाइले जो है, ये छोटा सा ओपनिंग जो है माइक्रोपाइले, ये वैसा का वैसा रहता है, एक छोटे से पोर के फॉर्म में सीड में रह जाता है, छोटा सा होल के फॉर्म में सीड में रह जाता है। तो उस पोर के जरिए, उस माइक्रोपाइले के जरिए सीड के अंदर ऑक्सीजन और वाटर का एंट्री होता है। जब सीड जर्मिनेट करेगा, सीड डेवलप करेगा, जर्मिनेट करेगा, तो ऑक्सीजन और वाटर का एंट्री उस माइक्रोपाइले के जरिए ही होगा। ठीक है, एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज reduced and seeds become relatively dry, 10 to 50% moisture by mass। देखिए जैसे जैसे सीड मैच्योर होने लगेगा, जैसे जैसे सीड क्या होगा मैच्योर होने लगेगा, तो वाटर कंटेंट जो है सीड का, और क्या होगा वाटर कंटेंट जो है सीड का वो कम हो जाएगा। ठीक है, और सीड हो जाएगा ड्राई। सीड के अंदर जो वाटर है वो कम हो जाएगा और सीड हो जाएगा ड्राई। ठीक है, जैसे जैसे सीड मैच्योर होगा। मॉइस्चर बाय मास अगर देखें, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास सीड के अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीड जब डेवलप कर जाएगा, ये डेवलप करने से फर्टिलाइजेशन से पहले, ये फर्टिलाइजेशन से पहले है, ओव्यूल है। ओव्यूल का जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आउटर इंटेग्यूमेंट इनर इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में। ठीक, और माइक्रोपाइले छोटा सा पोर के फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? तो फिगर को देख ली ध्यान से, ये एनसीईआरटी की फिगर है, आपको हो सकता है एग्जाम में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो ये सारी लेबलिंग जो आपको दिख रही है वो आपको याद करनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रायो स्लोज डाउन द एम्ब्रायो में इंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिव and dormancy or the favorable condition are available at adequate moisture, oxygen and suitable temperature they germinate। देखिए सीड जैसे मैच्योर होगा, ठीक है, सीड के अंदर का वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाटर जो सीड के अंदर वो कम हो जाएगा, सीड जो है थोड़ा ड्राई हो जाएगा, और सीड के अंदर की जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीड के अंदर की स्लो डाउन हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक, द एम्ब्रायो में इंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिव स्टेट कॉल्ड डोरमेंसी। तो सीड के अंदर का जो एम्ब्रायो है वो जो है कुछ वक्त के लिए
इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, कुछ वक्त के लिए इनएक्टिव हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग डोरमेंसी। क्या बोलेंगे? डोरमेंसी। अगर फेवरेबल कंडीशन आएगा, क्या आएगा? अगर फेवरेबल कंडीशन आएगा मतलब कि सीड को एक वैसा कंडीशन मिले जो सीड के लिए सूटेबल है, मतलब कि सीड को एडक्वेट मॉइस्चर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, सूटेबल टेम्परेचर मिल जाए, तब सीड जर्मिनेट करने लगेगा। ठीक है, आ रहा समझ में? तो सीड मैच्योर होगा और कुछ वक्त के लिए इनएक्टिव हो जाएगा, उस स्टेट को बोलेंगे डोरमेंसी। ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो सीड वापस जर्मिनेट करने लगेगा। ठीक, तो डोरमेंसी मतलब कि सीड जब तक अपने इनएक्टिव स्टेट में है, जब सीड को हम सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, वाटर प्रोवाइड करेंगे, तो सीड क्या होगा? जर्मिनेट करने लगेगा। एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स द ओवरी डेवलप इनटू ए फ्रूट, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। देखिए, जैसे ही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होने लगता है, सीड में मैच्योर होने लगता है, फर्टिलाइजेशन के बाद की बात बता रहे हैं हम, फर्टिलाइजेशन हो गया ओव्यूल का, जैसे ही ओव्यूल कन्वर्ट होने लगेगा सीड में, तो ओवरी जो है वो डेवलप करेगा फ्रूट में। ओवरी क्या होगा? ओवरी डेवलप करने लगेगा फ्रूट में। मतलब कि जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों साथ साथ होगा। ओव्यूल जैसे सीड में कन्वर्ट होने लगेगा, वैसे वैसे ओवरी जो है उसी वक्त साथ साथ फ्रूट में ओवरी कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, और ओवरी का जो वाल है वो कन्वर्ट बन जाएगा फ्रूट का वाल, जिसको बोलेंगे पेरिकार्प। ठीक है, देखिए यहां पर इस फिगर को देखिए, ये है ओवरी, ठीक, जिसमें ओव्यूल लिखने मिल रहा है यहां पे। ठीक, ओव्यूल क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा बीज में, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा ओव्यूल, और ये ओवरी इतना ये जो हिस्सा है ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। क्या होगा? ये पूरा हिस्सा कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। ठीक, और ओवरी का जो वाल है ये वाल जो है ये फ्रूट का वाल बन जाएगा। ठीक है, जिसको बोलेंगे पेरिकार्प। फ्रूट के वाल को क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, दो फ्रूट में बी फ्लेशी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, और मे बी ड्राई एज ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा। तो फ्रूट जो है, फल जो है वो फ्लेशी हो सकता है, गूदा वाला हो सकता है, जैसे कि गुआवा हुआ और ऑरेंज हुआ और मैंगो हुआ। या तो फ्रूट जो है ड्राई हो सकता है, एकदम सूखा हुआ ड्राई फ्रूट हो सकता है, जैसे कि ग्राउंड नट में और मस्टर्ड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ओवरी जब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ओव्यूल जो है कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, तो बाकी जो सारे पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रेड वाला पार्ट पेटल, ये वाला पार्ट सेपल, ये वाला पार्ट स्टाइल, ये वाला स्टिग्मा, सारा पार्ट जो है डिजेनरेट होकर झड़ जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ ओवरी जो कि कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, बाकी सारा पार्ट क्या होगा? झड़ के खत्म हो जाता है। ठीक है, आ रहा समझ में? लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिनमें ये पार्ट, फ्रूट जब बन रहा होता है तो फ्रूट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो फ्रूट बन रहे होते हैं तो ये जो पार्ट है सेपल पेटल वगैरह वो फ्रूट का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर में डिजेनरेट हो जाते हैं। आते देखिए इन मोस्ट प्लांट में बाय द टाइम फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट डिजेनरेट एंड फॉल ऑफ। बाकी फ्लोरल पार्ट जो होते हैं, जैसे जैसे फ्रूट डेवलप करेगा वैसे वैसे बाकी फ्लोरल पार्ट जो होंगे वो झड़ के गिर के ख़त्म हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। However, in few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contributes to fruit formation. लेकिन कुछ स्पीसीज की बात करें, जैसे कि एप्पल हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, कैश्यू हुआ, तो इन फ्रूट में क्या होता है, जो सेपल पेटल वगैरह है, थैलमस जो मतलब फ्लावर की जो बॉडी है वो भी फ्रूट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। किसमें? एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, कैश्यू में। ठीक है, तो इन फ्रूट को बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट क्या है? वैसे फ्रूट जिनमें
फ्रूट के फॉर्मेशन में उनका बॉडी पार्ट, जो फ्लावर का जो बॉडी पार्ट है, सेपल पेटल, ये भी इन्वॉल्व है, उस फ्रूट को बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट क्या है? वैसा फ्रूट जिस फ्रूट के डेवलपमेंट में, वैसा फ्रूट जिस फ्रूट के डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ओवरी के साथ साथ बाकी जो बॉडी पार्ट देखने मिल रहे हैं, सेपल पेटल वगैरह, ये भी इन्वॉल्व है, उस फ्रूट को बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। लेकिन ज़्यादातर जो फ्रूट होता है, मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, लेकिन कुछ फ्रूट जो होते हैं वो सिर्फ ओवरीज डेवलप करते हैं। मतलब वो फ्रूट डेवलप हुआ सिर्फ और सिर्फ ओवरी से, बाकी कोई पार्ट फ्लावर का इन्वॉल्व नहीं था उस डेवलपमेंट में, उस फ्रूट को बोलते हैं हम लोग ट्रू फ्रूट। तो आगे समझ में, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज fruits are the result of fertilization. There are a few species in which fruits develop without fertilization. Such fruits are called the parthenocarpic fruit. देखिए, ज़्यादातर स्पेसीज में, ज़्यादातर प्लांट स्पेसीज में ये देखने मिलता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फ्रूट का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का डेवलपमेंट होता है ज़्यादातर स्पेसीज में। ठीक है, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी है जिनमें फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप कर जाता है, तो उस फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो बनाना इज वन सच एग्जाम्पल। बनाना एग्जाम्पल है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का। बनाना मतलब केला, बिना फर्टिलाइजेशन के केला का डेवलपमेंट हो जाता है। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड through the application of growth hormones and such fruits are seedless। देखिए, पार्थेनोकार्पी के वजह से जो फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ। पार्थेनोकार्पी के जरिए जो फ्रूट डेवलप किया, मतलब कि फ्रूट डेवलप किया बिना फर्टिलाइजेशन के, तो ऐसा होने की वजह से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड देखने नहीं मिलता है। जैसे कि बनाना में सीड होता है क्या? नहीं होता सीड। क्यों नहीं होता? क्योंकि बनाना जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप किया है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है? सीड नहीं देखने मिलता है। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड देखने मिलता, बनाना में सीड देखने नहीं मिलता। फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable। तो यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है, यहाँ से कुछ पॉइंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एनसीईआरटी बता रहा है एडवांटेजेस के बारे में। यहाँ पर एनसीईआरटी बता रहा है अबाउट द एडवांटेजेस। किसके एडवांटेज के बारे में बता रहा है? ये बता रहा है फर्टिलाइजेशन की वजह से फ़ायदा क्या होता है। फर्टिलाइज्ड होने की वजह से जो फ्रूट तैयार होता है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उसका एडवांटेजेस बता रहा है। ठीक है, देखिए, पहला, फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस such as pollination and the fertilization are independent of water, seed formation is more dependable। देखिए, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जैसे कि पोलिनेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन हुआ, ये प्रोसेस जो है वाटर से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब पोलिनेशन कराने के लिए ज़रूरी नहीं कि वाटर ही चाहिए, इंसेक्ट पोलिनेशन भी होता है। ठीक, लेकिन जब सीड का फॉर्मेशन होगा, जब बीज डेवलप करेगा, तो पानी का ज़रूरत पड़ेगा। सीड, बीज ग्रो करेगा तभी ना, जब पानी डालेंगे हम तब। दूसरा देखते हैं, ऑल्सो सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पेसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। देखिए, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या फ़ायदा? दूसरा ये होगा, फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होगा? सीड का फॉर्मेशन होगा। तो सीड का फॉर्मेशन होने की वजह से वो सीड
अगर किसी दूसरे हैबिटेट में जाए, दूसरे एरिया में जाए, तो वहाँ पर भी उस इन्वायरमेंट का कंडीशन को अपना लेगा और वहाँ पर भी वो सीड ग्रो करके एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में भी एडवांटेज मिलता है, ठीक है। अगर सीड रहा तो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उससे एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या क्या देखने मिल रहा, वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बीज वाले प्लांट से क्या फ़ायदा है, ठीक है। बीज वाला प्लांट होने का फ़ायदा क्या है, प्लांट अगर बीज प्रोड्यूस करता है तो क्या फ़ायदा है उससे। बीज अगर रहेगा तो बीज जो है नए नए एरिया, पॉपुलेशन वाले एरिया में डिस्पर्स करके वहाँ पर भी ग्रो कराया जा सकता है, ठीक है। As they have sufficient food reserve, young seedling are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. एक और तीसरा फायदा ये है कि सीड के अंदर क्या होता है, फूड जो होता है, फूड रिजर्व होता है। सीड के अंदर क्या होता है, बीज के अंदर फूड जो होता है वो रिजर्व होता है, ठीक है। तो सीड को रिजर्व फूड से न्यूट्रिशन तब तक मिलती रहती है जब तक वो सीड जो है डेवलप करके फोटोसिंथेसिस के काबिल नहीं हो जाता, ठीक। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रायो। सीड का जो सीड कोट है वो सीड एम्ब्रायो जो है सीड के अंदर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सीड के अंदर जो एम्ब्रायो है उस एम्ब्रायो को सीड कोट जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लीडिंग टू वेरिएशन। और एक ये फायदा ये है कि सीड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, फर्टिलाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसा होने की वजह से क्या होगा, नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होगा, वेरिएशन देखने मिलेगा और प्लांट का इवोल्यूशन थोड़ा होगा। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। और फ़ायदा ये भी है, अगर सीड का फॉर्मेशन हुआ तो एग्रीकल्चर, खेती जो होती है वो सीड के बेसिस पे ही होती है। सीड है तो अगर सीड है तभी खेती हो पाती है, सीड नहीं रहेगा तो क्या उगाएंगे हम, किसको बोएंगे। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ द मैच्योर्ड सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स विच कैन बी यूज एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। देखिए एक और फायदा ये है, सीड के पास डोरमेंसी वाली, मैंने को बताया डोरमेंसी क्या होता है, सीड के पास डोरमेंसी वाली एबिलिटी होती है। मतलब सीड जो है वो लंबे वक्त तक इनएक्टिव स्टेट में रह सकता है और जब फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो सीड जो है ग्रो कर जाएगा प्लांट में। तो इस फीचर की वजह से, इस सीड के इस फीचर की वजह से सीड को हम लोग लंबे वक्त तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब हमारा मन करेगा उस सीड बीज को बो देंगे, सीड को बो देंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लांट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डू दी सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। यह कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि सीड जो है, बीज जो है प्लांट से अलग हो जाने के बाद, पौधा से अलग होने के बाद कब तक उसके पास एबिलिटी रहती है, कितने वक्त तक उसका एबिलिटी रहता है कि उस वक्त के दौरान अगर उसको हम ग्रो करा बो दें तो वो उग जाएगा, अगर नहीं बोएंगे तो नहीं उगेगा। तो सीड की एबिलिटी रहती है एक्सपायरी डेट समझिए, सीड का एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है। सीड का क्या होता है, एक्सपायरी डेट होता है। सीड प्लांट से अलग हो गया तो उसका एक्सपायरी डेट होता है 1 साल का, 2 साल का, किसी सीड का 1 ही महीने का एक्सपायरी डेट होता है। अगर उस 1 महीने के अंदर सीड को हम बो दिए तो सीड ग्रो कर जाएगा, ठीक है। उस 1 महीने के अगर बाद बोए तो सीड ग्रो नहीं करेगा प्लांट में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग सीड की विएबिलिटी। सीड कब तक विएबल है, कोई सीड एक ही महीना विएबल होता है, कोई सीड 100 साल विएबल होता है। मतलब 100 साल बाद भी उस सीड को बोएंगे तो उग जाएगा। कुछ सीड ऐसे होते हैं कि 1 ही महीना विएबल होते हैं, 1 महीना के बाद अगर बोगे तो सीड नहीं ग्रो करेगा।
तो सीड की वेबिलिटी होती है। दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली, ए फ्यू स्पीशीज हैव द सीड्स लॉस वेबिलिटी इन ए फ्यू मंथ। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनकी वेबिलिटी कुछ मंथ की होती है, अगर प्लांट से अलग हो जाने के बाद उनको 1 महीना के अंदर या कुछ महीनों के अंदर ग्रो नहीं कराया गया तो वो फिर ग्रो नहीं करेंगे, उनकी वेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वो एक्सपायर हो जाएंगे। सीड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज लाइफ फॉर सेवरल ईयर्स। तो ज़्यादातर स्पेसीज का जो सीड होता है वो सालों विएबल रहता है, ठीक है, जिंदा रहता है। सीड जो कुछ स्पेसीज का जो सीड है सालों भर जिंदा रहता है, विएबल रहता है। लेकिन सम सीड्स कैन रिमेन लाइफ फॉर 100 ऑफ ईयर्स। कुछ सीड होता है जो 100 साल भी जिंदा रहता है, ठीक है। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट विएबल सीड्स। तो वहाँ कुछ सीड का रिकॉर्ड है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। देखिए, द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइनस आर्क्टिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। सबसे ओल्डेस्ट सीड जो अभी तक देखा गया है वो ल्यूपाइन और ल्यूपाइनस प्लांट का है, ठीक है, ठीक है। जो कि कहाँ से मिला, जो कि मिला आर्कटिक टुंड्रा से। आर्कटिक टुंड्रा जो है एक जगह है जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है। टुंड्रा मतलब जहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, टुंड्रा मतलब जहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, तो आर्कटिक टुंड्रा। तो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर से मिला सबसे ओल्डेस्ट सीड ल्यूपाइन और ल्यूपाइनस प्लांट का सीड, ठीक है। दिस सीड जर्मिनेटेड and flowered after a estimated record of 10,000 year of dormancy। तो ल्यूपाइन और ल्यूपाइनस का जो प्लांट का जो सीड है ये इनका इतना ज़्यादा ओल्डेस्ट है, मतलब कि ये सीड जो है 10,000 साल के बाद भी इसको उगाया गया तो ग्रो कर गया। इन सीड को 10,000 साल के बाद भी बोया गया तो ये सीड ग्रो कर गया, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि आर्कटिक टुंड्रा में गए, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में एक जगह है आर्कटिक टुंड्रा, वहाँ गए, उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें सीड मिला लूपाइन और लूपाइनस प्लांट का, जो कि 10,000 साल पुराना था। लेकिन जब उसको ग्रो कराया तो वो सीड ग्रो कर गया, प्लांट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे ओल्डेस्ट ल्यूपाइन और ल्यूपाइनस प्लांट का सीड जो कि 10,000 साल के डोरमेंसी के बाद भी जब उसको ग्रो कराया गया तो ग्रो कर गया। A recent record 2,000 years old viable seed is of the date palm Phoenix dactyliferus discovered during the archaeological excavation at King Harold Place near the Dead Sea। देखिए, अभी एक रिसेंट रिकॉर्ड मिला है सीड का, डेट पाल्म मतलब खजूर का पेड़। तो डेट पाल्म का जो प्लांट का नाम है फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा। फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा डेट पाल्म प्लांट का नाम है, फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा, ठीक है। तो फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा जो है, जो कि अभी रिसेंटली मिला है, इसका फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा सीड का सीड जो अभी रिसेंटली मिला है, जो कि 2000 साल पुराना है, ठीक है। तो डेट पाल्म जिसका नाम है फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा, ठीक है, जो कि जिसका सीड मिला 2000 साल पुराना। कहाँ मिला? किंग हेरोल्ड प्लेस के पास मिला। कहाँ मिला? किंग हेरोल्ड प्लेस के पास मिला, ठीक है। कहाँ पे मिला? किंग हेरोल्ड प्लेस के पास, डेड सी के नज़दीक मिला। कैसे मिला? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान मिला। मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट जब जो है छानबीन कर रहे थे, ओल्ड से ओल्ड पुरानी चीज़ों की छानबीन कर रहे थे, तब उन्हें वहाँ पर मिला। ठीक है दोस्तों, आ रहा हो समझ में आपको? मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ है, अब क्या कर सकते हैं, फैमिली वाले लोग हैं, चुप कराते कराते मैं परेशान रहता हूँ। भाई थोड़ा देर चुप हो जाओ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अब क्या कर सकते हैं, 1 घंटा कौन चुप रहेगा। थोड़ा माइंड मत करना कि बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आ रही है। तो सम प्लांट्स इन विच
fruits contain very large number of seeds. Orchid fruits are one such category and each fruit contain thousands of tiny seeds. देखिए कुछ प्लांट जो ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे बीज होती है, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और उन फ्रूट के अंदर बहुत सारी बीज होती है। तो एक एग्जांपल है ऑर्किड फ्रूट। ऑर्किड प्लांट का जो फ्रूट होता है उस फ्रूट के अंदर हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे सीड देखने मिलते हैं। कहाँ? ऑर्किड फ्रूट में, ठीक है। तो एक टॉपिक ख़त्म हुआ, अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायोनी। जल्दी से ख़त्म करते हैं, नहीं तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। खैर लास्ट लेक्चर थोड़ा लंबा तो होगा ही दोस्त। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायोनी। Although seeds in a general are the product of fertilization, a few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization called the apomixis। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीड जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि एस्टेरेसी और ग्रास फैमिली का स्पेसीज को देखेंगे तो इनमें कुछ प्लांट ऐसे आते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस कर लेते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। क्योंकि क्या करते हैं? सीड का प्रोडक्शन कर लेते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस। प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ठीक है। Thus apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। तो एपोमिक्सिस जो है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ठीक है, एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वैसा टाइप है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है। ठीक है। There are several ways of development of apomictic seeds। तो एपोमिक्टिक सीड के डेवलपमेंट का बहुत सा तरीका है। इसमें से कुछ तरीका हम लोग देखते हैं कैसे होता है एपोमिक्टिक सीड्स का डेवलपमेंट, मतलब सीड का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। इन सम स्पेसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए कैसे होता है। जनरली एग का फॉर्मेशन या ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब म्योसिस होता है तब। ठीक है, कुछ स्पेसीज में म्योसिस होता है। क्या होता है कि जनरली क्या होता है, म्योसिस होता है तब जा करके एग का फॉर्मेशन होता है या ओवम का फॉर्मेशन होता है। म्योसिस होगा तो क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? 2n से n हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा स्पेसीज में इस तरह से एग का फॉर्मेशन या ओवम का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ स्पेसीज ऐसे हैं जिनमें ओवम का फॉर्मेशन, एग का फॉर्मेशन जो होता है वो माइटोसिस के जरिए हो जाता है। कैसे होता है? माइटोसिस के जरिए। तो क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं हुए, तो एग जो है, जो फॉर्मेशन हुआ एग का माइटोसिस से, वो क्या रहा? वो डिप्लॉयड रह गया। तो उस डिप्लॉयड एग का जब डेवलपमेंट हुआ तो सीड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के। देखिए, मोर ऑफन as in many citrus and mango varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos। देखिए, कुछ प्लांट जैसे कि सिट्रस हुआ और मैंगो हुआ, इसमें क्या होता है कि न्यूसेलर सेल जो होती है एम्ब्रायो साइक के चारों तरफ, जो न्यूसेलर सेल है, जो कि मैंने आपको दिखाया था, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखिए, यहाँ पर एम्ब्रायो सैक है, इसके चारों तरफ है ये न्यूसेलर सेल, न्यूसेलस। ठीक, देख लिया। अब वापस कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो कुछ प्लांट, कुछ पेड़ ऐसे जैसे कि सिट्रस और मैंगो, इनमें क्या होता है कि न्यूसेलर सेल जो होती है
जो कि एम्ब्रायो सेक के चारों तरफ थी। तो वो न्यूक्लियर सेल जो होती है डिवाइड करने लगती है, क्या होती है, डिवाइड करने लगती है और एम्ब्रायो सेक के पास जाकर के चिपक जाती है उनके बॉडी से, ठीक, और डेवलप कर जाती है एम्ब्रायो में। तो एम्ब्रायो सेक है और उसके चारों तरफ यहाँ पे न्यूक्लियर सेल है। ये न्यूक्लियर सेल जो होगी डिवाइड करेगी और एम्ब्रायो सेक का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है, और डेवलप कर जाएगी एम्ब्रायो में। तो क्या होगा, एम्ब्रायो सेक तो डेवलप करेगा ही एम्ब्रायो में, उसके साथ साथ न्यूक्लियर सेल जो डिवाइड करके एम्ब्रायो में बन गई वो भी एक एम्ब्रायो देखने मिल गया, मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रायो देखने मिल गया। तो एक से ज़्यादा एम्ब्रायो देखने मिला। तो इन सच स्पेसीज ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रायो। तो इस स्पेसीज में क्या होता है, एक ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रायो देखने मिलता है। तो ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन ए सीड इज रेफर्ड टू एज पॉलीएम्ब्रायोनी। तो एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रायो देखने जब मिलता है इसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रायोनी। कैसे देखने मिलेगा, तो पॉलीएम्ब्रायोनी कंडीशन कैसे होगी, तो एम्ब्रायो सैक के जो आसपास जो न्यूक्लियर सेल है वो न्यूक्लियर सेल जो है डिवाइड करेगी और एम्ब्रायो सैक का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। तो वो न्यूक्लियर सेल अलग डेवलप करेगी एम्ब्रायो में और एम्ब्रायो सैक भी डेवलप करेगा एम्ब्रायो में, तो एक से ज़्यादा एम्ब्रायो देखने मिल जाएगा। तो ये कंडीशन होगी पॉलीएम्ब्रायोनी की। देखिए, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स are being extensively cultivated. Cultivation of hybrids are tremendously increase productivity. देखिए, हम लोग बहुत से ऐसे फूड खाते हैं, फल खाते हैं और वैसी सब्जियां खाते हैं जो कि हाइब्रिड होती है, मतलब कि दो प्लांट के जेनेटिक कॉम्बिनेशन से बनी है, ठीक है। और आज के ज़माने में बहुत से सब्जियां और फल ऐसे मिल रहे हैं जो कि हाइब्रिड हैं। One of the problem of the hybrid is that hybrid seeds have to be produced every year. If the seeds collected from the hybrid are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain the hybrid character. तो प्रॉब्लम ये है कि हाइब्रिड प्लांट का प्रॉब्लम ये है कि हाइब्रिड सीड को हर साल उगाना पड़ता है, ठीक है, हर साल हाइब्रिड सीड को ग्रो करना पड़ता है। देखिए, हाइब्रिड जो है वो ह्यूमन बीइंग खुद से बना रहा है एफर्ट लगा करके। अगर ह्यूमन बीइंग नहीं बनाएगा तो वो हाइब्रिड प्लांट नहीं मिलेगा, हाइब्रिड फ्रूट नहीं मिलेगा, प्लांट नहीं, हाइब्रिड फ्रूट नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए खुद से हर साल हाइब्रिड सीड ग्रो कराना पड़ता है। अगर ह्यूमन बीइंग ग्रो कराना छोड़ दे हाइब्रिड सीड, तो हाइब्रिड सीड नहीं मिलेगा। तो ये मेरा प्रॉब्लम है कि हाइब्रिड सीड जो है हर साल खुद से ग्रो कराना पड़ता है। अपने आप तो नहीं ना उगेगा हाइब्रिड सीड, नेचुरली थोड़ी उग रहा है कोई हाइब्रिड प्लांट, वो तो हम लोग ह्यूमन बीइंग एफर्ट लगा रहा तब ग्रो कर रहा है। इसलिए हर साल हमेशा हाइब्रिड सीड ग्रो कराना पड़ता है, ये मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा ये प्रॉब्लम है हाइब्रिड का कि अगर हाइब्रिड सीड को ग्रो कराएंगे हम लोग, ठीक है, अगर हाइब्रिड सीड को ग्रो कराएंगे तो सोन कराएंगे, ग्रो कराएंगे, बोएंगे ज़मीन में और फिर ग्रो करेगा हाइब्रिड सीड, तो वो प्लांट हाइब्रिड नहीं रहेगा। दोनों जिस दो प्लांट को हमने कॉम्बाइन करके हाइब्रिड सीड तैयार किया था, वो हाइब्रिड सीड जो है उनका कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाएगा। मतलब कि सपोज करिए मैंने मैंगो और सपोज करिए, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, समझिए कि मैंने मैंगो और ऑरेंज का कैरेक्टर कॉम्बाइन करके एक सीड तैयार किया और उस सीड को मैंने बोया, तो वो सीड ग्रो जब करेगा तो मैंगो और ऑरेंज दोनों मिल करके एक नया प्लांट नहीं बनेगा, दोनों का कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाएगा। मैंगो अलग ग्रो करेगा और ऑरेंज अलग ग्रो करेगा अगर बोएंगे तब, ठीक है। Production of hybrid seed is costly and hence the cost of the hybrid seeds become too expensive for the farmer. देखिए, हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन जो होता है वो थोड़ा महंगा होता है, तो फार्मर को हाइब्रिड सीड खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। देखिए, if these hybrids are made
into apomix, there is no segregation of character in the hybrid progeny. देखिए, अगर हाइब्रिड सीड जो है, हाइब्रिड सीड को मैंने एपोमिक्टिक प्लांट से तैयार किया है, किसे एपोमिक्टिक प्लांट के ज़रिए तैयार किया है, तो वहाँ कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होगा, ठीक है, हाइब्रिड प्रोजेनी में, ठीक है। तो हाइब्रिड प्रोजेनी में कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं करेगा अगर हम लोगों ने हाइब्रिड सीड तैयार किया है एपोमिक्टिक प्लांट के ज़रिए। Then the farmer can keep on using the hybrid seed to raise new crop year after year and he does not have to buy the hybrid seed every year. अगर ऐसा करेंगे एपोमिक्टिक प्लांट के ज़रिए, एपोमिक्टिक से हम लोग हाइब्रिड सीड तैयार करेंगे तो फार्मर को थोड़ा आसान पड़ेगा, उनको हर साल बार बार ग्रो नहीं करना पड़ेगा हाइब्रिड सीड को। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड एपोमिक्सिस वाला हाइब्रिड सीड को अगर ग्रो कराते हैं तो कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं करता है। Because of the importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetic of apomixis and to transfer the apomictic gene into the hybrid varieties. तो एपोमिक्सिस का हाइब्रिड सीड में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं करता है, इसलिए इंपॉर्टेंस है एपोमिक्सिस हाइब्रिड का। तो इससे साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं लेबोरेटरी में, ताकि वो जेनेटिक जो है एपोमिक्सिस की जेनेटिक को समझ सकें और एपोमिक्टिक जीन को हाइब्रिड वैरायटीज़ में कन्वर्ट कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर था इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो कमेंट करके पूछें, मैं आपको वही चीज़ फिर से डिटेल में समझा दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। और आप विज़िट करिए टेलीग्राम पे, जाकर के वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इस चैप्टर से और इस चैप्टर इस लेक्चर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।